प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्राइल यात्रा पर मुस्लिम देशों में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा एक कुवैती एक्सपर्ट के बयान की तरफ। आपके स्क्रीन पर खाड़ी देशों में कम से कम 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली राशि यानी रेमिटेंसेस सालाना 40 अरब डॉलर तक पहुंचती है। साथ ही खाड़ी देशों को होने वाले भारतीय उत्पादों का निर्यात भी अरबों डॉलर का है। फिर भी भारत ज़ायनी इकाई के साथ यानी इस्राइल के साथ गठबंधन करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यह बयान है कुवैती एकेडमिक डॉक्टर अब्दुल रहमान अल नसर का। लगभग यही भावना इस वक्त मध्यपूर्व से भारत के लिए आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्राइल यात्रा को लेकर आ रही है। याद कीजिएगा नुपुर शर्मा, जिसने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। कायदे से भारतीय जनता पार्टी ऐसे नफरती नेताओं को बढ़ावा देती है, मगर नुपुर शर्मा को भाजपा ने बाहर का रास्ता दिखला दिया था। क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्होंने यह बयान दिया, मध्यपूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 परम मित्रों गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और बाबा रामदेव के धंधे पर बन आई थी। इसी बात का जिक्र कुवैती एकेडमिक डॉक्टर अब्दुल रहमान कर रहे हैं कि भारत के इतने बिजनेस इंटरेस्ट जुड़े हुए मध्यपूर्व देशों से फिर भी प्रधानमंत्री नेसेट में भाषण देते हैं और हमास ने जो हमला किया जिसमें 1200 इस्राएली मारे गए उसका जिक्र करते हैं, उसकी आलोचना तो करते हैं, मगर जो 70,000 बेकसूर फलस्तीनियों को बेंजामिन नेतन्याहू ने मौत के घाट उतार दिया, प्रधानमंत्री उस पर खामोश रहते हैं। आज इस कार्यक्रम में दोस्तों मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इसका असर क्या पड़ने वाला है। जी हां, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर किस तरह की आलोचनाएं आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर और उनकी इस्राइल यात्रा को लेकर, और फिर इंतजार कीजिएगा ईरान। जी हां, ईरान जो इस मामले में सबसे अहम खिलाड़ी है, जिसके पारंपरिक तौर पर भारत से रिश्ते रहे हैं, उसने क्या कहा है। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो आलोचनाएं आ रही हैं उस पर गौर फरमाया जाए। कई अरब देशों और मुस्लिम कमेंटेटर्स ने कहा है कि मोदी ने इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल फर्मली जैसा साफ समर्थन दिया, लेकिन गाजा में बड़ी संख्या में मारे गए फलस्तीनियों पर चुप्पी साध ली। इसे भारत की पारंपरिक प्रो पैलेस्टाइन नीति से दूरी के रूप में देखा जा रहा है। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि जब इस्राइल पर आईसीजी में नरसंहार के आरोप चल रहे हैं और ग्लोबल साउथ में उसकी आलोचना बढ़ रही है, उस समय भारत का खुला समर्थन एक बड़ा संकेत है। याद कीजिएगा दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बेंजामिन नेतन्याहू एक अपराधी हैं। कई देशों में इस वक्त अगर बेंजामिन नेतन्याहू कदम रख दें तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, बेंजामिन नेतन्याहू से ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देश और पश्चिम यूरोप में कई देश दूरी बना रहे हैं। ऐसे दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करते हैं, इस तरह से खिल खिलाकर हंसते हैं, और जाहिर सी बात है यह भारत के सामरिक हितों के लिए अच्छा नहीं है। आगे, मोदी द्वारा अब्राहम अकॉर्ड्स और अमेरिकी समर्थित गाजा शांति पहल की सराहना को भी इस रूप में देखा गया कि भारत अब इस्राइल खाड़ी सुरक्षा धुरी के और करीब जा रहा है। बहुत जरूरी हो जाता है यह जानना कि मीडिया में इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। आपके स्क्रीन पर कतर, तुर्की और कई अन्य देशों से जुड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स में तीखी टिप्पणियां आई। कई लेखों में मोदी को हिंदू राष्ट्रवादी नेता बताते हुए कहा गया कि वे इस्राइल के साथ मजबूती से खड़े हैं और फलस्तीनी पीड़ा से दूरी बना रहे हैं। कुछ लेखों में कश्मीर और फलस्तीन के मुद्दों के बीच समानताएं खींची गईं, यह तर्क देते हुए कि नई दिल्ली और तेल अवीव की दक्षिणपंथी सरकारों के बीच वैचारिक नजदीकी बढ़ी है। यह भी कहा गया कि कई अरब सरकारें खुद अपने देशों में इस्राइल से रिश्तों को लेकर जनता के गुस्से का सामना कर रही हैं। ऐसे में मोदी का खुला समर्थन जन भावना के खिलाफ लगता है। मगर आपके जहन में एक सवाल होगा दोस्तों कि रणनीतिक तौर पर इसके क्या असर पड़ेंगे। इसको लेकर मैं कुछ देर में आपको बताने वाला हूं कि भारत के लिए इसके सामरिक मायने क्या हैं, मगर उसका एक छोटा सा ट्रेलर आपके स्क्रीन पर। रणनीतिक नजरिए से कैसा देखा जा सकता है। क्षेत्रीय विश्लेषकों का मानना है कि भारत अब इस्राइल और कुछ खाड़ी देशों के बीच टेक्नोलॉजी, रक्षा और ऊर्जा सहयोग को मजबूत कर रहा है और यह अमेरिकी ढांचे जैसे अब्राहम एकॉर्ड्स के साथ मेल खाता है। आलोचकों का कहना है कि इससे भारत की गुट निरपेक्ष और ग्लोबल साउथ के समर्थक वाली
पुरानी छवि कमजोर पड़ रही है। साथ ही कुछ लेखों में यह भी कहा गया है कि इससे भारत के भीतर और मुस्लिम दुनिया में उसकी छवि पर असर पड़ सकता है। यहां पर अलग अलग मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया बहुत अहम हो जाती है और ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस पर सख्त टिप्पणी की है। बकौल अब्बास अराक्ची, उन्होंने गजा में इस्राएली कार्रवाई की सख्त आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर भी अपनी राय रखनी चाहिए थी। हालांकि अगर हम ईरानी प्रतिक्रिया की बात करें तो वो बहुत ही नपी तुली है, क्योंकि ईरान भी जानता है कि भारत के साथ उसके आज से नहीं सालों से, दशकों से रिश्ते रहे और वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेसेट में दिए गए भाषण के चक्कर में उस रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहते। गौर फरमाएं अब्बास अराक्ची कहते क्या हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने गजा में इस्राएल की सैन्य कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने कहा कि मोदी जब इस्राएल में हैं तो उन्हें फलस्तीनी लोगों के अधिकारों का मुद्दा उठाना चाहिए। उन्होंने ये उम्मीद जताई कि भारत अपने इस्राएल से अच्छे संबंधों का इस्तेमाल शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए करे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत ईरान का पुराना दोस्त है और दोनों देशों के रिश्ते मजबूत रहने चाहिए, भले ही इस्राएल पर मतभेद हों। कुल मिलाकर ईरान ने सीधे भारत के खिलाफ कोई सख्त कूटनीतिक कदम नहीं उठाया, लेकिन ईरानी मीडिया और विश्लेषकों ने कहा कि यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब अमेरिका ईरान तनाव बढ़ा हुआ है और अमेरिका ने क्षेत्र में सैन्य जमावड़ा बढ़ाया है। कुछ एनालिस्ट के मुताबिक इस्राएल भारत जैसे देशों के साथ मिलकर एक धुरी बना रहा है, जिससे ईरान अपने खिलाफ रणनीतिक माहौल मानता है। कहने का अर्थ साफ है, ईरान का कहना है कि भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे ताकि नेतन्याहू फलस्तीनियों पर जुल्म ना करें। और उससे भी बड़ी बात, ईरान के जो रिश्ते भारत के साथ हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के चक्कर में ईरान उसे बिगाड़ना नहीं चाहता। बावजूद इसके कि अमेरिकी दबाव में आके भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चाबहार बंदरगाह परियोजना से अपने हाथ खींच लिए, क्योंकि यह अपने आप में बतला रहा है कि किस तरह से भाजपा बुरी तरह से ट्रंप के सामने झुक गई, मगर बावजूद इसके ईरान के मन में कोई कड़वाहट नहीं है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि तमाम जो मुस्लिम देश हैं, मध्य पूर्व के अलग अलग देश हैं, इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। आपके स्क्रीन पर सबसे पहले हम बात करते हैं तुर्की की, वो टर्की जिसके साथ भारत के रिश्ते पिछले कुछ दिनों में बिगड़े हैं। टर्की का या वहां से उठ रही आवाजों का क्या कहना है, गौर फरमाया जाए। तुर्की की सरकार और वहां के मीडिया, खासकर TRT वर्ल्ड जैसे प्लेटफॉर्म में आलोचनात्मक टोन दिखा। कई कमेंट्रीज में कहा गया कि मोदी ने हमास की निंदा की, लेकिन गाजा में नागरिक हताहतों पर संतुलित टिप्पणी नहीं की। कुछ लेखों में कश्मीर फलस्तीन समानता का मुद्दा उठाया गया। राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन पहले ही इस्राएल की गजा कार्रवाई की आलोचक रहे हैं, इसलिए तुर्की की आधिकारिक लाइन भी ज्यादातर फलस्तीनी समर्थक रही है। अब हम दूसरी देश की बात करते हैं, कतर, जो कि अमेरिका का सहयोगी रहा है। कतर जिसमें इस्राएल को लेकर इतना ज्यादा विरोध नहीं रहा है, मगर याद कीजिएगा अभी कुछ ही दिनों पहले हमास के कुछ कार्यकर्ताओं पर निशाना साधने के लिए इस्राएल ने कतर के एक ठिकाने पर हमला कर दिया था। उसके बाद से ही कतर और इस्राएल के रिश्ते बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इस बारे में कतर क्या कहता है, गौर फरमाइए। कतर की मीडिया, खासकर अल जजीरा में कवरेज काफी क्रिटिकल रही। रिपोर्टों में इस बात पर जोर दिया गया कि मोदी ने इस्राएल के साथ पूर्ण समर्थन जतलाया, लेकिन गाजा की मानवीय स्थिति पर सीमित बात की। कतर सरकार आधिकारिक तौर पर बहुत तीखा बयान नहीं देती, लेकिन मीडिया नैरेटिव ज्यादातर फलस्तीनी समर्थक और इस्राएल विरोधी रहा। दोस्तों, जहां तक UAE, बहरीन और मोरक्को की बात है, यहां पर कोई बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया सामने उभर कर नहीं आई, क्योंकि आप जानते हैं ये जो तमाम देश हैं वो इस्राएल समर्थक हैं। हालांकि जब से ईरान पर हमले की बात की जा रही है, तब से इन देशों ने भी कहीं ना कहीं इस्राएल से थोड़ी दूरी बना ली है, मगर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेसेट के भाषण को लेकर चुप्पी छाई हुई है। मगर आपके जहन में सवाल होगा, और याद कीजिएगा इस बात का जिक्र मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में किया था, कि इसका सामरिक असर क्या होगा, भारत के लिए इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। अब वो बात मैं आपको आसान लफ्जों में समझा रहा हूं, और फरमाइए। सबसे पहले
हम बात करते हैं कूटनीतिक इंपैक्ट यानी डिप्लोमैटिक इंपैक्ट की। गौर फरमाया जाए, जिन देशों के भारत से रिश्ते मजबूत हैं यानी यूएई, सऊदी, कतर, बड़े पैमाने पर रिश्ते खराब होने की संभावना कम है। खाड़ी देशों के लिए भारत ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी भारतीयों के कारण बेहद महत्वपूर्ण है। वे अपनी सरकार स्तर की नीति को पब्लिक भावना से अलग रखते हैं, लेकिन सार्वजनिक भावना यानी पब्लिक ओपिनियन में भारत की प्रो पैलेस्टाइन छवि कमजोर हो सकती है। भविष्य की बात करें तो ओआईसी जैसे मंचों पर कश्मीर अगर उठता है तो कुछ देशों का रुख थोड़ा सख्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी की निगाह से स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट इसका क्या असर पड़ने वाला है। गौर फरमाइए, पहले तो हम बात करते हैं सकारात्मक पक्ष। इस्राइल के साथ रक्षा, ड्रोन, साइबर, मिसाइल डिफेंस जैसे सेक्टर में सहयोग और गहरा हो सकता है। अमेरिका समर्थित वेस्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में भारत की जगह मजबूत हो सकती है, मगर इससे जुड़े हुए हैं कुछ संभावित जोखिम। गौर फरमाएं, अगर वेस्ट एशिया में युद्ध भड़कता है यानी अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध होता है, इस्राइल और ईरान में टकराव होता है, तो भारत परसेप्शन में एक पक्ष के करीब माना जा सकता है। इससे संतुलन नीति यानी बैलेंसिंग पॉलिसी चलाना मुश्किल हो सकता है। अब बात हम करते हैं तीसरे और अहम कारण की यानी घरेलू असर, डोमेस्टिकली इसका क्या असर पड़ेगा भारत पर। भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच राजनीतिक बहस तेज हो रही है। विपक्ष इस मुद्दे को भारत की पारंपरिक नीति से अलग कहकर उठा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्राइल यात्रा से पहले यह ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्राइल से आप मुद्दा उठाइए कि जिस तरह का जुल्म गजा में रहने वाले लोगों पर नेतन्याहू ने किया है, उस पर आपका क्या कहना है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले यह मुद्दा उठाया गया था। वैसे देखा जाए तो घरेलू तौर पर इसका कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा, मगर भारत की विदेश नीति जिसकी जमीन तैयार की थी पंडित नेहरू ने, और उसके बाद एक एक करके एक इमारत बनाई गई जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का भी बहुत बड़ा योगदान था, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। हर गुजरते लम्हे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे खत्म कर रहे हैं, उसे बर्बाद कर रहे हैं। भारत की विदेश नीति जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारी आन बान और शान है, मुस्लिम देशों में इतनी बड़ी तादाद में हिंदू नौकरी कर रहे हैं, इस पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। आगे अंतर्राष्ट्रीय छवि, भारत की पुरानी पहचान, गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नैम, ग्लोबल साउथ का समर्थक, फलस्तीन का खुला समर्थक। अब क्या हो रहा है, रणनीतिक रूप से पश्चिम और इस्राइल के करीब, व्यावहारिक यानी प्रैग्मैटिक विदेश नीति, हित आधारित इंटरेस्ट ड्रिवन कूटनीति। इसका मतलब भारत नैतिक नेतृत्व से ज्यादा रणनीतिक यथार्थवाद की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है, यानी कि स्ट्रैटेजिक प्रैग्मैटिज्म की तरफ भारत लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिससे भारत को नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, भारत की ताकत उसकी आबादी है और भारत की ताकत उसके औद्योगिक समूह हैं जिनके इन तमाम देशों से रिश्ते हैं। और ये जो तमाम अरब हैं, तमाम शेख हैं, इनके लिए धंधा बहुत मायने रखता है। लिहाजा कोई बहुत बड़ी वजह ना हो जाए तो भारत को इसका कोई बहुत ज्यादा बिजनेस की निगाह से, व्यापार की निगाह से असर नहीं पड़ेगा। मगर आपको समझना पड़ेगा कि भारत ने जो अपनी साख पिछले 100 सालों में बनाई है ना, वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट में बनाई है, लोगों के बीच में जो रिश्ता है उसके आधार पर बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें दरार ला रहे हैं अपनी सोच से। इस्राइल में उन्होंने क्या क्या कहा और फलस्तीन के मुद्दे पर उनकी चुप्पी के जरिए। लिहाजा आज नहीं, मगर अगर यही रुख भारत का आने वाले सालों में रहा, जहां इस्राइल की ज्यादती पर भारत खामोश रहेगा, तो यकीनन इसका भारत को जबरदस्त नुकसान हो सकता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।